हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हम अपना वो चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जो चैप्टर हमने बीच में छोड़ रखा था। एक्चुअली कुछ टाइम ऐसा चल रहा था कि क्लासेस बैक टू बैक बना नहीं पा रहा था, लेकिन अब से आपको सारा कंटेंट, सारा मटेरियल बैक टू बैक मिलेगा। कोई टेंशन की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ रहे थे। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने जो इंट्रोडक्शन लिया था इससे पिछली क्लास में, वो आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमारी कंट्री के अंदर जो है यूरोपियंस आते हैं, क्योंकि यूरोपियंस से ही यहाँ पर दूसरी कंट्रियाँ आना स्टार्ट कर देती हैं। लाइक पोर्टुगीज़ कंपनी आती है, डेनिश कंपनी आती है, फ्रांस कंपनी आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की कंपनी आती है। बहुत सारी कंपनियाँ हैं यूरोपियंस जो इंडिया में आती है ट्रेड करने के लिए। तो ये एक मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्ट मानी जाती है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ एक बेसिक फैक्ट के बारे में पता होना चाहिए। फिर हम उसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई और दूसरी कंपनी आई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे दूसरी कंपनियों को यहाँ से भगाया और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे रूल किया 1857 तक। 1857 के बाद कैसे डायरेक्ट क्राउन का रूल होता है। ये सब चीज़ें जो है हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, कि इंडिया में जो है यूरोपियंस हमारे कब और कैसे आए। तो सबसे पहले बात करते हैं पोर्टुगीज की। पोर्टुगीज जो थे वो फर्स्ट थे जो सबसे पहले इंडिया आए हैं। पोर्टुगीज के बाद सेकंड नंबर पर डच की कंपनी आई है 1605 में। पोर्टुगीज आए थे 1498 में। और देखो सबसे पहले आए और सबसे एंड में गए, ये बात हम समझेंगे। तो 1498 के कई सालों बाद जो है डच कंपनी देखने को मिलती है, डच का। और उसके बाद हमें इंग्लिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को देखने को मिलती है 1608 में हमें ईस्ट इंडिया कंपनी देखने को मिलती है। फिर हम बात करें डेनिश की, तो डेनिश कंपनी हमें 1620 में देखने को मिलती है। देन फिर फ्रांस हमें 1668 में देखने को मिलती है। तो इसी सीक्वेंस में जो है ये थर्ड नंबर पर ईस्ट इंडिया कंपनी आई एंड डेनिश फोर्थ नंबर पर आई एंड फ्रांस हमारी फिफ्थ नंबर पर आई। तो इसी सीक्वेंस में जो चीज हमें ये याद रखनी है, क्योंकि सीक्वेंस में ही ये जो कंपनियां हमारे देश में आ रही हैं। अब हम बात करते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की, कि ये कंपनियां कब कब बनी। तो अगर हम बात करें पोर्टुगीज की, तो पोर्टुगीज जो है वो 1498 में सबसे पहले बनी और तभी 1498 में ही इंडिया आ गई। उसके बाद हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्रोनोलॉजिकली देखें तो थर्ड नंबर पर बनी है, लेकिन इंडिया में आने वाली ये सेकंड यूरोपियन कंपनी है। हम बात करें अगर हम बात करें इसके इंडिया में आने की, तो इंडिया में आने की जो क्रोनोलॉजी देखें वो थर्ड नंबर की रही है, लेकिन इसके एस्टैब्लिशमेंट की जो क्रोनोलॉजी देखिए वो सेकंड नंबर की रही है। कि ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो सेकंड नंबर पर थी, लेकिन आई है इंडिया में थर्ड नंबर पे। 1600 में इंग्लैंड में बनी और 1608 में इंडिया में आ गई। उसके बाद बात करें डच ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी है और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 205 में इंडिया आ गई। यानी कि बनी थर्ड नंबर पर, लेकिन क्रोनोलॉजिकली देखें तो इंडिया में ये सेकंड नंबर पर आने वाली कंपनी थी। उसके बाद बात करें हम डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में बनी है और ये इंडिया 1620 में आ गई थी, यानी कि 4 साल के बाद ये जो कंपनी हमें देखने को मिली है इंडिया में। उसके बाद बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस की कंपनी 1664 में बन गई थी और इंडिया 1668 में आई, यानी कि 4 साल के बाद ये इंडिया आ गई थी। तो सारी की सारी क्रोनोलॉजी एंड सीक्वेंस ध्यान में रखना है कि कब कंपनियां इंडिया आ रही हैं और इनकी फॉर्मेशन कब हो रही है। सब सीक्वेंस बराबर है, लेकिन एक की बात करें तो डच पोर्टुगीज पहले आए और पहले ही बनी थी। लेकिन बात करें हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई इंडिया में सेकंड नंबर पर है, लेकिन इसकी फॉर्मेशन जो है वो थर्ड नंबर पर है। और ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थर्ड नंबर पर है, लेकिन इसकी फॉर्मेशन सेकंड नंबर पर है। ये सीक्वेंस याद रखिए, बाकी सब बराबर है कि हमारा फोर्थ नंबर पर डेनिश कंपनी आई और बनी भी फोर्थ नंबर पर, फिफ्थ नंबर पर फ्रांस कंपनी आई तो बनी भी फिफ्थ नंबर पर। बस हमारी कंफ्यूजन रहेगी डच में और ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो ये चीज याद रखनी है कि डच हमारी सेकंड नंबर पर आई है, लेकिन बनी थर्ड पर है, और ईस्ट इंडिया कंपनी थर्ड नंबर पर आई है, बनी सेकंड नंबर पर है।
तो अब इतना समझने के बाद हम एक एक कंपनी के बारे में समझेंगे कि कौन सी कंपनी कितना क्या शेयर रखती थी, कितना ट्रेड करती थी, कैसे कंपनियों से लड़ाई हुई आपस में, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने दूसरी कंपनियों को यहाँ से भगाया, हम इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं अब रीजन फॉर द अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी इन इंडिया, कि इंडिया में अगर कोई आ रहा है, कोई कंपनी आ रही है, तो आने की कोई ना कोई तो वजह होगी ना। बिना मतलब तो तुम भी कहीं नहीं जाते हो, लाइक मैं भी अगर घर के बाहर निकलूँ तो बिना मतलब नहीं जाऊंगा। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ बच्चे होते हैं उन्हें घूमने का शौक होता है, लेकिन वहाँ पर भी उनकी वजह होती है कि हाँ शौक है घूमने का, तो वजह यही है। तो इंडिया में भी आने की एक वजह रही है, और वो वजह ये रही है कि यहाँ पर स्पाइस का ट्रेड होता था। जो मसाले होते थे, उन मसालों की डिमांड यूरोपियन कंट्री में बहुत होती थी, क्योंकि वहाँ पर नॉन वेज खाते हैं लोग। तो नॉन वेज को बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर स्पाइस जो है इंडिया में ही मिलता था। नॉन वेज खाने वाले जो है वो समझ गए होंगे कि बिना मसालों के नॉन वेज बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इंडिया में जो स्पाइस यानी कि जो मसाले मिलते थे, उनको उनकी डिमांड जो होती थी वो यूरोपियन कंट्रीज में होती थी, जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रियाँ इंडिया आ रही थी इस चीज़ को खरीदने के लिए, इस चीज़ को खरीद के अपने देश में बेचने के लिए। बहुत सारी कंपनियाँ आई, उन्होंने मसालों का ट्रेड किया और बहुत मोटा प्रॉफिट कमाया। तो हम बात कर रहे थे कि मेन रीजन जो था दूसरी कंट्रियों का, यूरोपियन कंट्रियों का इंडिया में आने का, वो था स्पाइस ट्रेड, मसालों का व्यापार। तो अब हम बात करते हैं मसालों के व्यापार के बाद कि अब तक तो जो मसालों का व्यापार इंडिया में हो रहा था वो लैंड एरिया से हो रहा था, लेकिन होता क्या है कि 1453 बीसी में सुल्तान ऑफ उस्मानिया, उस्मानिया एक कंट्री है जहां का सुल्तान क्या करता है, एक जगह है, उस जगह पर वो कब्जा कर लेता है, उस जगह को वो ऑक्यूपाइड कर लेता है, और उस जगह का नाम होता है कुस्तुनतुनिया। इसे इंग्लिश में कॉन्स्टेंटिनोपोल कहा जाता है और हिंदी में कुस्तुनतुनिया कहते हैं। तो कुस्तुनतुनिया वो जगह थी जहां से जो यूरोपियन थे वो इंडिया आते थे लैंड मार्ग से, लैंड वाले एरिया से, लैंड वे से, यानी कि जमीनी रास्ते से वो इंडिया आते थे। तो वो जगह थी कुस्तुनतुनिया, जहां से कौन आता था, यूरोपियन कंट्रियां आती थी। कहाँ आती थी, इंडिया में आती थी। क्यों आती थी, ताकि वो मसालों का व्यापार यहाँ से कर सके। लेकिन अब कुस्तुनतुनिया पर जो है उस्मानिया का सुल्तान जो है वो अपना ऑक्यूपेशन कर लेता है, अपना कब्जा कर लेता है, और साथ ही साथ एशिया माइनर वाले हिस्से में भी वो कब्जा कर लेता है, जिससे क्या होता है कि जो मसालों का ट्रेड है वो ब्लॉक हो जाता है, और अब इस पर कंट्रोल हो जाता है अरेबियन का। अरेबिक जो लोग थे उनका कंट्रोल कुस्तुनतुनिया पर हो जाता है, और अब मसालों का ट्रेड लैंड एरिया से नहीं हो पाएगा। तो जब ऐसा होता है तो इससे बहुत सारी यूरोपियन कंपनियां जो होती हैं उनको नुकसान होने लगता है, क्योंकि अब यूरोप में जो मसालों की डिमांड थी वो यूरोपियन कंपनियां ना करके अरेबियन कंट्री की जो कंपनियां थी वो पूरी करा रही थी, जिसके चलते सारा का सारा प्रॉफिट अरेबियन कंट्री और उस्मानिया का जो सुल्तान था उसके पास अब सारा प्रॉफिट जा रहा था बजाय यूरोपियन कंट्री के। तो ऐसे में यूरोपियन कंट्रियां अब शांत नहीं बैठेंगी, और वो क्या करेंगे देखते हैं। तो उस समय पे जो है यूरोप के अंदर रेनेसांस पीरियड चल रहा था। रेनेसांस मतलब होता है कि एक परिवर्तन का दौर चल रहा था, बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी इन्वेंशंस हो रही थी, बहुत बड़ी बड़ी मतलब सोसाइटी में ह्यूमनिज्म फैल रहा था, मानवतावाद फैल रहा था, लोगों के अंदर नई नई फिलोसफी, नई नई विचार, नए नए थिंकर आ रहे थे, सोसाइटी में नई तरीके की क्लास डेवलप हो रही थी, मिडिल क्लास जिसे हम बोलते हैं। साइंटिफिक इन्वेंशंस देखने को मिल रही थी, और रिलीजियस रिफॉर्म्स भी हो रहे थे। लाइक मार्टिन लूथर ने क्रिश्चियनिटी को डिवाइड कर दिया था, जिसमें प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स थे। तो इस तरीके के जो रिलीजन्स होते थे उन रिलीजन्स में भी काफी चेंज देखने को मिल रहा था। तो इसी पीरियड को रेनेसांस पीरियड कहते हैं। रेनेसांस पीरियड में क्या था कि यूरोप में बहुत ही बड़े लेवल पर सभी सेक्टर में, सभी सोसाइटी में चेंज हो रहा था। तो इसी बीच साइंटिफिक इन्वेंशंस भी देखने को मिल रही थी। तो उन्हीं साइंटिफिक इन्वेंशंस में अब वहां के जो किंग होते थे या जो राजा होते थे उन्होंने क्या कहा कि भाई एक काम करो कि अब जो है लैंड एरिया से हमारा स्पाइस का ट्रेड अगर ब्लॉक हो गया है तो हम जो है इंडिया जाने के लिए सी रूट ढूंढेंगे। और सभी के सभी कंट्रियां, जो भी यूरोपियन कंपनियां थी और जो भी उन यूरोपियन कंपनियां जो भी कंट्री से बिलोंग करती थी, वहां के राजाओं ने नए नए साइंटिफिक इन्वेंशंस करने स्टार्ट कर दिए, नई नई शिप बनानी स्टार्ट कर दी, ताकि उन शिप के जरिए समुद्र के द्वारा जो है हम इंडिया जाने के लिए मार्ग को खोज सकें। तो इस तरीके से डिस्कवरी जो है
सी रूट की वो स्टार्ट हो जाती है। अब ऐसे में पोर्टुगीज कंपनी, डेनिश कंपनी, फ्रांस कंपनी, डच कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, सारी कंपनियां जो हैं वो क्या करेंगी कि अब इंडिया आने के लिए अलग अलग समुद्री मार्ग ढूंढना स्टार्ट कर देंगी। और ऐसे में पुर्तगालियों की तरफ से जो वहां का प्रिंस था, हेनरी द नेविगेटर जो था, वो प्रिंस है कहाँ का, पोर्टुगीज का। तो हेनरी द नेविगेटर जो प्रिंस है पोर्टुगीज का, वो अब क्या करेगा, नई नई इन्वेंशंस करवाएगा और उसके चलते बार्टोलोमियो को इंडिया भेजेगा। इंडिया मत भेजेगा इन द सेंस कि इंडिया आने के लिए सी रूट ढूंढने के लिए भेजेगा, लेकिन बार्टोलोमियो जो है वो सी रूट नहीं ढूंढ पाएगा और आधे रास्ते से ही वापिस चला जाएगा। उसके बाद भारत आने वाला पहला इंसान जिसका नाम वास्को डी गामा है, वो इंडिया आने के लिए सबसे पहले सी रूट ढूंढेगा। इसीलिए बोला जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, क्योंकि उसने पोर्टुगीज से लेके इंडिया तक आने का समुद्री मार्ग, सी रूट ढूंढा था। तो इस चीज को, इस स्टोरी को, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए काफी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।